आज का आपका टॉपिक है साइंस का दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार। दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार। लेकिन दिव्यांगता के लक्षण जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि दिव्यांगता शब्द का क्या मतलब होता है ना। तभी तो हम बता पाएंगे कि दिव्यांगता के लक्षण क्या है और दिव्यांगता कितने प्रकार का होता है या होती है। ठीक है, तो दिव्यांगता की पहले अब किसी शब्द को अगर हमें जानना है तो हमें उसकी परिभाषा पता होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि परिभाषा को इंग्लिश में हम डेफिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेशन कहते हैं। और डेफिनेशन का मतलब यानी परिभाषा का मतलब होता है कि अगर आपको किसी शब्द की परिभाषा पता है तो आपको ये पता है कि वो क्या है। आप उसकी बेसिक नॉलेज आपको हो जाती है। आप बता सकते हैं परिभाषा के थ्रू किसी भी शब्द के कि वो उसमें क्या कहा गया है, वो किस बारे में है। तो दिव्यांगता की परिभाषा है किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की शारीरिक का मतलब समझते हैं? फिजिकल। आपका शरीर है, हाथ, पैर, दिमाग, मेंटल लेवल पे, शरीर आपके सिर में है ना कोई प्रॉब्लम, या हाथों में, पैरों में कोई कमजोरी है ना, और इस तरह की कोई चीज है तो वो शारीरिक में आ जाएगी। और मानसिक अक्षमता, मेंटल दिमागी तौर पर, यानी कि आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जनरली जैसे कॉमन लोगों का करता है उस तरह से नहीं काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू आपकी एज। समझ में आती बात कि जनरल एज जो बच्चों की है, 14 साल के बच्चे हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनका मेंटल लेवल इतना होगा, इतनी चीजों को वो, इस लेवल की चीजों को वो समझेंगे। लेकिन दिमाग किसी बच्चे का नहीं काम कर रहा है उस लेवल पे, है वो 14 साल का, तो इसका मतलब उसमें मेंटल डिसेबिलिटी है। किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक अक्षमता की अवस्था, स्टेज, ऐसी अवस्था है। अगर हम देखते हैं को दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिव्यांगता कहेंगे तब भी वही मतलब है और विकलांगता कहेंगे तब भी वही मतलब है। अब इसके पीछे भी एक वजह है, उसको भी जानिए। पहली चीज कि दिव्यांगता को आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इंग्लिश में इसको कहेंगे फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा स्पेलिंग के साथ। अब हमको ये जानना है कि हम दिव्यांगता भी कह रहे हैं और विकलांगता भी कह रहे हैं। तो दिव्यांगता और विकलांगता दोनों क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जानिए। विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर क्यों दिया जा रहा है? वजह यह है कि पहले तो हम विकलांग शब्द का प्रयोग करते थे, अभी भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ वजहों की वजह से विकलांग शब्द की जगह पर दिव्यांग शब्द के प्रयोग के लिए कहा गया है कि आप विकलांग शब्द का प्रयोग न करके दिव्यांग शब्द का प्रयोग करिए। वजह उसकी क्या है? वजह है कि जो व्यक्ति विकलांग होता है, चाहे फिजिकल लेवल पर हो या मेंटल लेवल पर हो, ठीक, वो मानसिक तौर पर वैसे ही बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, औरों से अलग महसूस करता है। समझ में आ रही बात? उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो ही जाता है। सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रहता है, जब वो अपने आसपास के, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 10-12 साल का, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको लेकर इस बात को समझ लेंगे हम कि विकलांग शब्द की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग पर जोर क्यों दिया जा रहा है। 10-12 साल का बच्चा है, छठे कक्षा में पढ़ता है,
अपने आसपास के बच्चों को वो फुटबॉल खेलते हुए देख रहा है, ठीक है, लेकिन वो शारीरिक रूप से फिजिकली उसके पैरों में कोई अक्षमता है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। ये विचार जब उसके मन में आता है तो वो उसको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर एक कमी है ना। और जब इंसान को कमी का एहसास होता है तो वो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, वो खामोश रहने लगता है और चुपचाप रहने लगता है, लोगों से घुलता मिलता नहीं है ना। और सबसे गलत बात जो उसके साथ होती है, वो ये नहीं समझ पाता, उसको कोई समझाने वाला नहीं होता कि तुम्हारे अंदर एक तो कमी है, लेकिन तुम्हारे अंदर और बहुत सारी खूबियां हैं जिन पर तुम गौर करके, जिन पर तुम मेहनत करके कुछ नया कर सकते हो और उसे बेहतर कर सकते हो। आ रही है बात समझ में मेरी? उसको बताने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन ऐसा है, इस बात को आप समझिए कि ईश्वर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने किसी इंसान से शारीरिक कोई चीज छीन ली है, कोई शारीरिक अक्षमता दी है, उसको कमी दे दी है, कोई मानसिक अक्षमता दी है, तो इसके बदले में उसको कुछ खास जरूर दिया होगा, स्पेशल जरूर दिया होगा, स्पेशल एबिलिटी जरूर दी होगी, बस उसको पहचानने की जरूरत है। कौन पहचानेगा? माँ बाप पहचानेंगे, आसपास के लोग पहचानेंगे, टीचर्स पहचानेंगे और उस पर मेहनत करवाएंगे, तब वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, इसकी वजह से विकलांग शब्द के बजाय कहा जा रहा है कि आप विकलांग शब्द का प्रयोग मत करिए, दिव्यांग शब्द का प्रयोग करिए। दिव्यांग, ईश्वर ने जब उससे नॉर्मल चीज को छीन लिया तो उसको एक दिव्य चीज दे दी, भले वो आपको नहीं दिख रही है लेकिन है उसके पास। और हमको, आपको, हमारे आसपास जो ऐसे लोग हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अगर देखें कि उसके अंदर कोई ऐसी खास बात है तो उसको बताएं कि उसको उस पर काम करना चाहिए। हर इंसान, नॉर्मल लोग भी हर फील्ड में तो आगे नहीं जाते हैं ना, किसी एक ही फील्ड को चुनते हैं और उसी में मेहनत करते हैं और उसी में वो काबिल बनते हैं और उसी में वो आगे जाते हैं। तो फर्क क्या रहा? अगर कोई दिव्यांग है और वो भी सही मायने में अपनी दिव्य शक्ति को, अपने दिव्य स्किल को पहचान ले और उस पर काम करे, तो वो भी आम लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसीलिए विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे हम, जिससे सामने वाले को, इस तरह के अक्षम व्यक्ति को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचे, इस बात का ख्याल रखें। अगला देखिए, दिव्यांगता के लक्षण। कैसे आप जानेंगे अपने आसपास? जानना है, समझना है, शो नहीं करना है ना? मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपके आसपास अगर कोई बच्चा ऐसा है, आप ही के लेवल पे बात करते हैं, कि वो दिव्यांग है, उसके अंदर कमी है, तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आप शो कभी नहीं करेंगे। शो नहीं करने का क्या मतलब है? उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा एक आप अपने नॉर्मल दोस्त के साथ करते हैं, वैसे ही बात करेंगे उससे। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए आपकी नजरों से कि आप किसी कमतर चीज की तरफ देख रहे हैं, अपने से किसी कमतर व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है ये बात? कमी है उसके लिए है, आप उसको एहसास नहीं कराएंगे कि उसके अंदर कमी है। आपकी नजरों से पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसकी कमी को पहचान रहे हैं, आपको उससे मतलब नहीं है। तो दिव्यांगता के लक्षण, लेकिन पहचानेंगे कैसे? अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो सामने दिख जाता है ना, देखते ही पता चल जाता है। पैर में कोई प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा लचक होगी पैर में, तो आप समझ जाएंगे कि फिजिकल इसमें प्रॉब्लम है बच्चे में। हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको दिख जाएगा, देखने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिख जाएगा। क्लास में जैसे कोई बच्चा है, उसको दिखने में प्रॉब्लम है तो टीचर कहेगा आप बेटा आगे आगे बैठ जाओ, तो आप समझ जाएंगे कि इसको दूर से कम दिखाई पड़ता है, पास बिठाया गया है, इसमें अक्षमता है।
आई वाली प्रॉब्लम है। मानसिक दिव्यांगता को आप कैसे पहचानेंगे? सिर्फ क्लास की बात नहीं है, अपना कोई भाई बहन ऐसा है, रिश्तेदारों में कोई ऐसा है, तो कैसे पहचानेंगे आप? मान लीजिए आप बड़े हैं, आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने घर में, ठीक है, और आप उसको लिखवा रहे हैं, बार बार आप सही सही लिख कर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उल्टा लिख दे रहा है। जैसे आपने बी बनाया, वो इधर घुमाने के बजाय इधर घुमा दे रहा है, तो उसमें क्या है? मेंटल डिसेबिलिटी है बच्चे में, है ना? ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर उस स्तर के सारे बच्चे लिख ले रहे हैं और वो नहीं लिख पा रहा है, तो बच्चा तो मेंटल लेवल तो वही है उसका, अगर नहीं लिख पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें मेंटल डिसेबिलिटी है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके तरीके होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, वो ऐसे बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनका पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। मैं तो आपको सीधे सीधे कोई चीज बता दे रही हूँ, आप सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, लिख भी ले रहे हैं, मुझे आपको बताना पढ़ाना आसान है। लेकिन जो मेंटल डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग अलग तरीके की होती है, उनको पढ़ाने के दूसरे तरीके बताए जाते हैं, वो उन तरीकों का इस्तेमाल करके उनको सिखाते हैं। आपको जब ABCD सिखाई गई होगी, छोटा बड़ा सिखाया गया होगा, तो आपने 1 महीने के अंदर सीख लिया होगा, रोज एक शब्द एक अक्षर सीख लिया होगा, ठीक। लेकिन जब मेंटल डिसेबल बच्चा होता है, जब उसको सिखाया जाता है तो वो 1 हफ्ता लगाएगा एक ही अक्षर को सीखने में। फर्क होता है, लेकिन सीखता है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी आपको सामने से देखने में पता चल जाएगी। मेंटल डिसेबिलिटी जानने के लिए जब आप उससे डील करेंगे, बातचीत कर रहे हैं आप, कोई कुछ शब्दों का उच्चारण वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो जब आप उससे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें उच्चारण से संबंधित डिसेबिलिटी है ना? तो डीलिंग से आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेंटल डिसेबिलिटी है। आगे आते हैं दिव्यांगता के प्रकार, टाइप्स। अभी हम आगे जाकर के इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा जानेंगे कि ये है क्या, किस प्रकार के होते हैं। दिव्यांगता के प्रकार में सबसे पहले है जन्मजात और दूसरा है उपार्जित। 2 भागों में बांटा गया है मेनली, हाँ, मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया, जन्मजात और दिव्यांगता। नाम से पता चल रहा होगा आपको, जन्मजात, बच्चा पैदा हुआ और उस डिसेबिलिटी को लेकर पैदा हुआ, उस विकार को लेकर पैदा हुआ, उस कमी को लेकर पैदा हुआ। कई शब्द हैं इस्तेमाल होते हैं डिसेबिलिटी के लिए, है ना? तो जन्मजात दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता क्यों होती होगी, क्या कारण होते होंगे इसके पीछे, थोड़ा सा जान ले। बच्चा माँ के पेट में है, माँ कोई गलत चीज खाएगी जो उसे नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर्स बताते हैं ना, बच्चा पेट में तो उसको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, है ना? उसने खा लिया गलत चीज, ठीक, उसकी वजह से बच्चे में विकार हो सकता है। जो बच्चा पैदा होगा तो वो विकार लेकर के पैदा होगा। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसको कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप कोई दवा नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जो बच्चा है पेट में, उसको वो रिएक्शन कर सकता है और उसे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से अक्षम बना सकता है। लोग ये गलती करते हैं और जब बच्चा पैदा होता है तब उनको पता चलता है और वो समझ भी नहीं पाते कि हमारे बच्चे में ये कमी जन्मजात कैसे हो गई। मतलब ये गलतियां लोग करते हैं। तो जन्मजात जो, अच्छा, इसके अलावा कुछ जेनेटिक भी होता है कि बच्चे जन्मजात ऐसे होते हैं। माता पिता में कोई विकार पहले से है, या माता पिता में नाना नानी दादा दादी में है, चाचा में है, मामा में है, ये सब खून के रिश्ते हैं, जीन एक ही है इनका, है ना? मान लीजिए कि पिता में मेंटल डिसेबिलिटी का कोई विकार है, हम एग्जांपल ले लेते हैं उच्चारण से संबंधित, किसी अक्षर को वो सही से उच्चारित नहीं कर पाते, ये उनमें विकार है। पिता में, पिता का जो जीन है वो बेटी में आया है, ट्रांसफर हो गया है, वही जीन जिस पर ये वाला विकार है। तो जब उसमें ट्रांसफर हो गया बेटी में, तो जब बच्ची पैदा हुई और जब उसने बोलना शुरू किया तो पता चला वो भी पिता की तरह उस अक्षर को बोल नहीं पा रही, तो ये जेनेटिक हो गया। अब इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है बात?
दूसरी चीज, जन्मजात में बच्चा पेट में है, माँ को चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट की वजह से बच्चे के सिर में कोई चोट लग गई, पेट में रहते हुए विकार आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है माँ और बच्चे की। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं तो इसका सामना करना पड़ सकता है आपको। आपके यहाँ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ सब ठीक ठाक लोग हैं, माता पिता सब ठीक है, उनमें कोई कमी नहीं है, दादा दादी ठीक है, नाना नानी ठीक है, लेकिन आप अपनी लापरवाही की वजह से माँ और बच्चे का सही से आपने ख्याल नहीं रखा, आप अपने परिवार में ये चीज पैदा कर लेंगे, जन्मजात दिव्यांगता आपके परिवार में आ जाएगी, फिर उस बच्चे के जीन में वो चीज रहेगी और वो आगे ट्रांसफर हो सकती है परिवार में। तो इसमें मेन बात क्या निकल के आती है कि जो घर में प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनका खास तौर पर हर तरह से ख्याल सबको रखना चाहिए। अगला देखिए, उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता में बच्चा ठीक ठाक पैदा हुआ, ठीक, 2-3 साल 4 साल 5 साल उसी तरह से उसकी ग्रोथ हुई जिस तरीके से नॉर्मल बच्चों की होती है, और एक दिन एकदम से बुखार आया उसको और उसके हाथ पैर में काम करना बंद कर दिया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ऐसा होता है लोगों के साथ, देखा है हमने अपने आसपास। तो ये कैसी दिव्यांगता है? उपार्जित। बच्चा ठीक ठाक था लेकिन जो लाइफ स्पैन है, जिंदगी गुजार रहा था, उसके बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई और उसके अंदर वो कमी आ गई। बच्चा खेल रहा था, कूद रहा था, या बड़ा है कोई, उसका एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लग गई, अब वो उस तरह से नहीं सोच समझ पाता जिस तरह से पहले समझ पाता। ठीक है, तो ये कैसी है? उपार्जित है, यानी जिंदगी जीते वक्त लाइफ के किसी भी फेज में, बच्चेपन में, आपके यंग एज में या बुढ़ापे में, कोई चोट लग जाए, किसी भी वजह से कोई हादसा हो जाए और कोई कमी आ जाए शारीरिक तौर पर या मेंटल तौर पर, तो वो किस में आ जाएगी? उपार्जित दिव्यांगता। ठीक है ना, पहले से नहीं थी, ले लिया, फिर हादसे की वजह से हमको मिल गई। अब देखिए, ये तो मोटे तौर पर बांटा गया है, दिव्यांगता के प्रकार को मोटे तौर पर बांट दिया गया। इसमें बहुत सारी, आप इसकी भी बहुत सारे प्रकार आपको मिल जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे प्रकार मिलेंगे। कौन से प्रकार है नीचे बता रही हूँ। दृष्टि बाधिता पूर्ण या आंशिक। अब दृष्टि से आपको समझ में आ रहा है दृष्टि का क्या मतलब है? दृष्टि का मतलब होता है आईसाइट आपकी, है ना, आंखों की रोशनी की बात हो रही है, और विजन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, है ना, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। दृष्टि बाधिता पूर्ण या आंशिक, किसी को अगर पूरी तरीके से नहीं दिखाई पड़ता है या आंशिक रूप से नहीं दिखाई पड़ता है तो क्या कहेंगे कि उसमें दृष्टि बाधिता का विकार हो गया है। जैसे नॉर्मली 40 साल की उम्र तक अगर इंसान सही है तो सही से देखता रहता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ये चश्मा लग गया ना, तो इसका मतलब आंशिक रूप से दृष्टि बाधिता आ गई, उम्र के लिहाज से आई है ना, और ये किसमें आएगी? उपार्जित दिव्यांगता में आएगी, है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर का शब्द जो है वो जब जहां भी आए वहां समझ जाइए कि हड्डी या जोड़ या मांसपेशियों के विकार की बात हो रही है। अगर किसी बच्चे में या व्यक्ति में हड्डियों से संबंधित कोई विकार है, जैसे पोलियो है, तो हड्डियों लोकोमोटर दिव्यांगता कही जाएगी वो। अब तो नहीं होता है, उस पर कंट्रोल कर लिया इंडिया ने पूरी तरीके से। तो हड्डी से संबंधित कोई भी विकार, किसी का कोई हाथ की हड्डी काम नहीं कर रही है और वो जब नॉर्मली चाय वगैरह पीता है या कोई जनरल डेली यूज के काम करता है उस तरह से नहीं कर पाता जिससे एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, हम आप करते हैं, तो इसका मतलब उसमें लोकोमोटर डिसऑर्डर है, दिव्यांगता है। अरे बात समझ में? और जोड़ से संबंधित है ना, जोड़ से संबंधित है, या जोड़ मतलब समझ रहे हैं ना, कलाई की जोड़ है ये, या यहाँ का जोड़ है, या पैर का कोई जोड़ है। मांसपेशियों का विकार, हमारी मांसपेशियां जो हैं किस चीज के लिए काम आती हैं? हमारे हाथ को हम
उठाते हैं कोई चीज तो मांसपेशियां उसके लिए मदद करती हैं। तो अगर मांसपेशियों वाला विकार होगा तो हम चीजों को उठा नहीं पाएंगे। पैर से आप फुटबॉल खेलते हैं मार मार के, अगर आपकी पैर की मांसपेशियां सही नहीं होंगी, दुरुस्त नहीं होंगी, तो आप लोकोमोटर दिव्यांगता कहा जाएगा। उस तरह से आप नहीं खेल पा रहे हैं, मांसपेशियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मांसपेशियों में कमी है किसी भी वजह से हो, चाहे जन्मजात हो चाहे उपार्जित हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मानसिक और बौद्धिक दिव्यांगता, समझ में आ रही होगी बात। मानसिक वर्ड से समझ में आ रहा है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा है। बौद्धिक दिव्यांगता, सूझबूझ, सूझबूझ। बहुत सारे सवाल जिंदगी में ऐसे सामने आते हैं जहां सूझबूझ की आवश्यकता होती है ना, होती है कि नहीं होती है। सिर्फ क्लास की बात नहीं है जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, जाती जिंदगी में भी आप किसी ऐसे मौके पर आ जाते हैं, कोई ऐसा टाइम आ जाता है जहां पर आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या करें कि नुकसान ना होने पाए, तो उसको क्या कहेंगे, सूझबूझ। सूझबूझ का इस्तेमाल किया तो फायदा हुआ, नहीं किया तो नुकसान हो गया, है ना। समझ में आ रही बात। वही है कि ये आईक्यू लेवल से रिलेटेड है। आईक्यू लेवल जितना हाई होगा आप उतनी सूझबूझ से काम करेंगे, आईक्यू लेवल लो हो जाएगा तो नहीं काम कर पाएंगे, और ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल और ज्यादा कम होता है। ठीक है। अब तर्क क्षमता, तर्क क्षमता, तर्क क्षमता का क्या मतलब है। मैं आपको कोई गलत बात बोलूं, गलत बात सिखाऊं, और आप मुझसे ये ना पूछें कि मैडम ये तो गलत बात है, ये तो आप गलत कह रही हैं, इसका मतलब आप में तर्क क्षमता नहीं है, इसका मतलब आप में तर्क क्षमता नहीं है। यानी आपकी ज्यादा जिंदगी में अगर आपके आसपास के लोगों में कोई आपको गलत बात कहता है और आपको पता है कि ये गलत बात है, आपको नहीं जानकारी तो बात अलग है कि आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है सही बात और आप कोई आपको गलत बात सिखा रहा है और आपने उसकी बात को मान लिया जानते हुए, इसका मतलब आपके तर्क क्षमता नहीं है, पूछ नहीं पा रहे हैं आप, हैं? समझ में आ रही बात। तो ये कौन नहीं पूछ पाएगा, जिसमें मानसिक बौद्धिक दिव्यांगता होगी, मेंटल लेवल इतना होगा ही नहीं उसका, दिमागी चोट की वजह से या जन्मजात चोट की वजह से या किसी भी वजह से उसकी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आप तो पूछेंगे ना, है ना। वो अलग बात है कि बड़ा है कोई या उसकी वजह से आप डर करके चुप हो जाएं, वो दिव्यांगता नहीं है, वो तो एक वो वाली बात होती है कि बड़ा है हम उससे कैसे बहस करें, वो एक अलग चीज है। मैं यहाँ पर तर्क क्षमता होने की बात, दिमाग में तो आपके तर्क चल रहा है ना, आप बोल भी मान लीजिए बोल नहीं पाए बड़ा होने की वजह से, लेकिन दिमाग में आपके चल रहा है, ये तो गलत बात हमको बताई जा रही है, ऐसा नहीं है, है ना। ये है मतलब ग्रहण क्षमता। आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, 8 के स्टूडेंट के हिसाब से आपकी एज है, उसी के हिसाब से आपका सिलेबस है, वो चीजें आपको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, आपको उनको गेन कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, अगर आपको अच्छे तरीके से सही तरीके से समझाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप उसको याद करिए, अभ्यास करिए, है ना। और उसको करने के बाद भी अगर कोई बच्चा सही तरीका अपनाने के बाद भी अगर नहीं गेन कर पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें कहीं मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है, पता लगाना पड़ेगा। अगला है श्रवण दिव्यांगता। श्रवण मतलब सुनना होता है, जानते हैं आप, है ना। सुनाई नहीं पड़ रहा है बच्चे को, जन्मजात अगर नहीं सुनाई पड़ रहा है तो याद रखिए कि अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा भी नहीं, पता है ना ये बात आपको। जबान में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चा जन्मजात कान में प्रॉब्लम लेके पैदा हुआ है, श्रवण दिव्यांगता लेकर पैदा हुआ है, तो वो सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं, है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया में पैदा हुआ बच्चा अपने घर में हिंदी भाषा सुनता है और आराम से हिंदी भाषा बोलता है, उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। इंग्लैंड में पैदा हुआ बच्चा अपने घर में इंग्लिश सुनता है, इंग्लिश लैंग्वेज सुनता है, आराम से इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, समझता है ना। क्यों? क्योंकि जब जो हम सुनते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं और वही जबान से निकलता है। जब हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं और जबान से निकलेगा, ठीक है। तो जन्मजात अगर कोई बच्चा
श्रवण दिव्यांग का लेकर पैदा होगा तो वो बोलेगा भी नहीं। उपार्जित है अगर, बोलता था, सुनता था, बोलता था, सही था बच्चा, कोई एक्सीडेंट हो गया, जबान कट गई, कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, और कान का पट्टा फट गया किसी वजह से, तो वो एक अलग चीज है। जो पहले की जानकारियां उसके आधार पर उसकी पढ़ाई आगे जारी कर सकते हैं हम, है ना। अगला डिसलेक्सिया, इंग्लिश वर्ड है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकार। इन दोनों पे ध्यान देंगे, इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान देंगे, इसको टेस्ट में दूंगी मैं इनमें से, ठीक है। डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकार, उच्चारण अक्षमता, वही जो मैंने भी बात की जनरल, कि कोई बच्चा किसी अक्षर को सही से उच्चारित नहीं कर पाता। अक्षमता, अक्षमता, न बोल पाना, अक्षम होना, क्षमता तो है, मतलब है, बोल सकते हैं, अक्षमता मतलब नहीं बोल पा रहे हैं। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि बच्चे में बोलने से संबंधित कोई विकार। अरे बस इसमें हकलाना भी आ जाएगा, है ना। कुछ लोग बोलने में रुकते हैं बीच बीच में, तो वो चीज भी इसमें आ जाएगी। डिस्ग्राफिया, डिश नहीं बेटा, डिस्ग्राफिया, सा लिखा है देखो, श नहीं है। डिस्ग्राफिया, लेखन विकार। अभी मैंने जिक्र किया था कि आपने बी लिखवाया, उसमें इधर के बजाय इधर घुमा दिया, तो ये डिस्ग्राफिया है बच्चे के अंदर। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ की गलती कर रहा है ना। पता चला आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको मार डांटे डाल रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहा है, सही से 10 बार बताया, नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। हो सकता है कि डिस्ग्राफिया हो उसको। अब वो बीमार तो नहीं नजर आएगा आपको डिस्ग्राफिया वाला बच्चा, सही से चल रहा है, सही से बोल रहा है, सही से खा रहा है, आपसे तर्क क्षमता भी कर रहा है, सूझबूझ की बातें भी कर रहा है ना, ग्रहण क्षमता भी उसकी अच्छी है बाकी चीजों में। सिर्फ जब लिखने पे आता है तो गड़बड़ कर देता है। तो ऐसे तो नॉर्मल है, अब आप गुस्सा रहे हैं, जानबूझ के कर रहा है, देखो कितना समझदार है, सूझबूझ कितनी अच्छी है, सब कुछ बड़ा अक्लमंद है, लेकिन लिखने में गलती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, नहीं। हो सकता है कि उसको डिस्ग्राफिया हो। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अभी लगा रहने देना।